द्वितीय वर्ष के सभी बच्चों को नमस्कार। बच्चों, कल जो मैंने वीडियो बनाया था राज्यसभा की रचना पर, उनके सदस्य की योग्यताएं, उनका कार्यकाल, पद रिक्तता पर, पद रिक्त किस प्रकार से होता है और गणपूर्ति क्या है, उनकी राज्यसभा के पदाधिकारी कितने हैं, इन सब पे मैंने बात करी थी। आज मैं राज्यसभा की शक्तियों और उनके कार्यों के बारे में बात कर रही हूँ। राज्यसभा की शक्तियां जो है वो व्यवस्थापन संबंधी है, वित्तीय संबंधी है, प्रशासनिक कार्य है और भी बहुत सारी शक्तियां हैं। मैं डिटेल में इसके बारे में आपसे आज चर्चा करूंगी। सबसे पहले हम कानून संबंधी कार्य ले लेते हैं, जिसे हम व्यवस्थापन संबंधी कार्य भी कहते हैं। कानून निर्माण के क्षेत्र में बच्चों, राज्यसभा और लोकसभा जो है वो परस्पर सहयोगी है। वित्त विधेयक को छोड़कर अन्य विधेयकों के संबंध में दोनों सदनों को बराबर अधिकार प्राप्त है। दोनों सदनों द्वारा विधेयक को पारित किया जाना बहुत जरूरी है। राज्यसभा को लोकसभा द्वारा पारित विधेयकों को अस्वीकार और संशोधन करने का भी अधिकार है। अनुच्छेद 108 के अनुसार यदि किसी साधारण विधेयक के संबंध में, वित्त विधेयक नहीं, केवल साधारण विधेयक, किसी साधारण विधेयक के संबंध में लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद उत्पन्न हो जाता है, तो उस विधेयक पर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में विचार किया जाएगा और उस पर अंतिम निर्णय जो है वो बहुमत के आधार पर होगा। दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। राज्यसभा किसी भी विधेयक को स्थायी रूप से पारित होने से नहीं रोक सकती। अधिक से अधिक वह गैर वित्तीय विधेयकों को पारित होने में 6 माह का विलंब कर सकती है। दूसरा जो है वो वित्तीय शक्तियों के बारे में है कि वित्तीय शक्तियों में बच्चों राज्यसभा जो है वो कमजोर है, क्योंकि वित्तीय क्षेत्र में राज्यसभा की शक्तियां जो है वो बिल्कुल नगण्य है। वित्त विधेयक सर्वप्रथम लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जाते हैं, राज्यसभा में नहीं। लोकसभा द्वारा पारित वित्त विधेयक को राज्यसभा केवल अधिक से अधिक 14 दिन तक ही रोक सकती है। राज्यसभा के सुझावों को यदि लोकसभा स्वीकार नहीं करती है तो वित्त विधेयक उसी रूप में पारित माना जाता है जिस रूप में लोकसभा ने उसे पारित किया था। प्रशासनिक कार्यों की जब हम बात करते हैं तो अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रिपरिषद जो है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, राज्यसभा के प्रति नहीं। राज्यसभा में पराजित होने पर उसे त्यागपत्र भी नहीं देना पड़ता, लेकिन राज्यसभा के सदस्य हैं, उनको ये अधिकार है कि वो सदस्यों से प्रश्न पूछकर, पूरक प्रश्न पूछकर, शासकीय नीति की आलोचना करके, वाद विवाद की मांग करके, काम रोको प्रस्ताव और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को प्रस्तुत करके बच्चों मंत्री परिषद की नीतियों की आलोचना करते हैं। आप अक्सर टीवी पे संसद की जब कार्यवाही चल रही होती है तो आप इस चीज को देखते भी होंगे कि किस प्रकार से राज्यसभा में डिस्कशन होता है और आलोचना तो करते ही मंत्रियों की नीतियों की, इसके अलावा उसको प्रभावित भी करते हैं। मंत्रियों को जो है वो राज्यसभा में उपस्थित होकर अपने बचाव में उत्तर देने का अधिकार भी होता है, लेकिन जो मंत्री सदन के सदस्य नहीं होते उसमें उनको मतदान में भाग लेने का अधिकार नहीं होता। इसके अलावा जब संविधान संशोधन संबंधी बात करते हैं अपन, तो संविधान संशोधन के संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के समान अधिकार प्राप्त है। संविधान प्रस्ताव जो है वो संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किए जा सकते हैं, लेकिन संशोधन प्रस्ताव तभी स्वीकृत समझे जाएंगे जब उसे संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित कर दिया जाए। संविधान के संशोधन में राज्यसभा और लोकसभा के मध्य गतिरोध के बारे में संविधान कुछ नहीं कहता, बिल्कुल चुप है। लेकिन शंकरी प्रसाद बनाम भारत सरकार मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि संविधान में संशोधन करना और उसकी प्रक्रिया निश्चित करना सामान्य विधि प्रक्रिया है। अतः यदि संविधान में संशोधन विधेयक के बारे में दोनों सदनों में गतिरोध पैदा हो जाता है तो उस गतिरोध को उसी प्रक्रिया के अनुसार दूर किया जाएगा जिस प्रक्रिया के अनुसार संविधान में जो प्रक्रिया जो है अनुच्छेद 108 में अपनाई गई है। और बच्चों 108 में क्या प्रक्रिया है? 108 में ये कहा गया है कि जब सामान्य विधेयक के संबंध में गतिरोध कैसे दूर किया जाता है, तो इसके बारे में बताया है कि किसी भी संविधान विधेयक में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो उसका संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा। जो संयुक्त बैठक होगी इसमें बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाएगा और इसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष ही करेगा।
इसके अलावा हम अन्य कार्यों के बारे में जब बात करते हैं तो राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य जो है वो राष्ट्रपति का निर्वाचन भी करते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव दोनों सदनों द्वारा पारित होने पर ही लागू होगा। राज्यसभा के सदस्य लोकसभा के सदस्यों के साथ मिलकर उपराष्ट्रपति का चुनाव भी करते हैं। राज्यसभा लोकसभा साथ मिलकर सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, मुख्य चुनाव आयुक्त, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक आदि पर महाभियोग लगा सकती है। महाभियोग तभी पारित समझा जाएगा जब दोनों सदन इस प्रस्ताव को स्वीकार कर ले। संकट काल की घोषणा अगर 1 महीने से अधिक समय के लिए लागू होती है तो इस प्रकार के प्रस्ताव को बच्चों लोकसभा और राज्यसभा द्वारा अलग अलग, यानी लोकसभा अलग करेगी, राज्यसभा अलग करेगी, अपने विशेष बहुमत से स्वीकार किया जाना जरूरी है। लोकसभा के भंग हो जाने की स्थिति में केवल राज्यसभा का विशेष बहुमत से अनुमोदन होना आवश्यक होता है। राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर बहुमत से प्रस्ताव पारित कर उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटा सकती है। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव प्रथम बार लोकसभा में ही पारित होकर राज्यसभा में जाएगा। यहाँ लोकसभा से राज्यसभा जो है वो हायर हो गई है। अनुच्छेद 249 यानी 249 के अनुसार राज्यसभा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से राज्य सूची के किसी विषय को यदि राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर देती है तो ऐसा प्रस्ताव पास होने पर संसद उस विषय पर कानून निर्माण करने की अधिकारी हो जाती है। ऐसा प्रस्ताव प्रारंभ में केवल 1 वर्ष के लिए ही पारित किया जाता है, बाद में इसका काल बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा अनुच्छेद 312 जो है ये भी बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है राज्यसभा का, कार्य है राज्यसभा का कि राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास कर अखिल भारतीय सेवाओं को स्थापित करने का अधिकार केंद्र सरकार को दे सकती है। राज्यसभा जब तक इस प्रकार का प्रस्ताव पारित न कर दे तब तक संसद या भारत सरकार किन्हीं नवीन अखिल भारतीय सेवाओं की व्यवस्था नहीं कर सकती। बच्चों ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य है राज्यसभा के। यद्यपि राज्यसभा जो है वो लोकसभा की तुलना में बहुत ज्यादा शक्तिशाली सदन नहीं है, लेकिन हम इनके महत्व को भी अस्वीकार नहीं कर सकते। बच्चों आलोचकों ने राज्यसभा के सदन की भी बहुत आलोचना की है। उन्होंने कहा ये असंघीय सदन है या डायरेक्ट जो है जनता द्वारा ये निर्वाचित सदन नहीं है, इसमें जो निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है और मनोनीत करने की जो पद्धति है 12 सदस्य जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं वो भी अप्रजातांत्रिक है। इसके अलावा ये भी कह सकते हैं कि जो चुनाव नहीं जीतते वो एक तरह से ये राजनीतिक शरण स्थली है। जो चुनाव नहीं जीतते उनको इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष रूप से राज्यसभा में पहुंचा दिया जाता है। ये राजनीतिक दलबंदी से भी प्रभावित होता है। ये शक्तिहीन सदन है एक प्रकार से। लेकिन बच्चों हम राज्यसभा के औचित्य को अस्वीकार नहीं कर सकते। राज्यसभा का औचित्य जो है वो इस रूप में हम कह सकते हैं कि जो वरिष्ठ महत्वपूर्ण क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण क्षेत्र में जो विशेष योगदान देने वाले जो सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं उनकी सेवाओं का भी हमें यहाँ अवसर मिलता है। इसके अलावा लोक सदन पर ये नियंत्रण का काम भी करता है। लोक सदन के जो मंत्री है, हमारे यहाँ की लोकसभा से जो मंत्री बनाए जाते हैं उन मंत्रियों पर भी ये नियंत्रण का कार्य करता है। पूरक प्रश्न पूछकर, काम रोको प्रस्ताव लाकर ये मंत्रियों पर नियंत्रण भी रखता है। इसके अलावा ये जो है वो लोकतांत्रिक परंपरा के अनुकूल भी है, क्योंकि 2 सदन ये प्रजातंत्र की सफलता के लिए जरूरी है कि 2 सदन होना, क्योंकि एक सदन अगर होगा तो वो स्वेच्छाचारी बन जाएगा। इसलिए इसको स्थापित किया गया और इसे संगठित किया गया और एक प्रकार से ये लोकतांत्रिक सदन है, लोकतांत्रिक परंपरा के अनुकूल सदन है। इसके अलावा योग्य व्यक्तियों की सेवाओं की उपलब्धता भी इसमें हमें प्राप्त होती है। इस प्रकार राज्यसभा न केवल रचना की दृष्टि से विश्व का सबसे अधिक श्रेष्ठ द्वितीय सदन है, वरन यह आधुनिक प्रजातंत्र के योग्य तथा द्वितीय सदन के उद्देश्य की पूर्ति करने की दृष्टि से भी सर्वाधिक संतुलित द्वितीय सदन है। धन्यवाद बच्चों।